बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, किन पार्ट्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, और दूसरे नंबर पर जो आज हम चीज़ पढ़ेंगे वो ओजेनेसिस है। तो आइए हम सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको चार पार्ट्स के अंदर, चार हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। इसको हिस्सों को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ा, वो हमने देखा है कि वो सिंपल होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कम्प्लेक्स होता है। इसकी वजह ये भी एक हो सकती है कि आप कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपने काम पढ़ा था कि उसने गमीट्स वगैरह की प्रोडक्शन करवानी होती है, लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि इसने गमीट्स की भी प्रोडक्शन करवानी है, और दूसरे नंबर पर इसने क्या करना होता है कि जो इसके अंदर चाइल्ड वगैरह की होती है, प्रोडक्शन वगैरह होती है, उसके अंदर इसने जगह देनी होती है उस बच्चे को, फीटस को, और दूसरे नंबर पर उसको फूड वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। इस वजह से ये थोड़ा सा उससे कम्प्लेक्स आ जाता है। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको चार हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। सबसे पहला हमारे पास आता है अ पेयर ऑफ ओवरी। ओवरीज का हमारे पास एक जोड़ा आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज का एक जोड़ा होता है। वो हम देखते हैं कि ओवरीज वो इलाका होता है जहां पर एग की फॉर्मेशन होती है, उसको हम ओवरीज का नाम देते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है ओविडक्ट। ओविडक्ट हम कहते हैं ऐसी नालियां जहां से एग ने गुजरना है। जिस तरह हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ नालियां होती हैं जहां से गमीट्स गुजर कर जाते हैं, स्पर्म गुजर के जाते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ओविडक्ट्स ऐसी नालियां हैं जहां से क्या होता है कि जो एग की फॉर्मेशन हुई है, जहां से उसने गुजरना है, उसको हमने ओविडक्ट का नाम देना है। अब तीसरे नंबर पर इसके अंदर आ जाता है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस हम देखेंगे कि ये वो वाला इलाका है जहां पर जाकर जो एग फर्टिलाइज हो जाता है, जहां पर आप कह सकते हैं कि बच्चे की फॉर्मेशन होती है, उस इलाके को हम यूट्रस का नाम देते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है विजाइना। विजाइना हम कहते हैं कि आउटर जो आउटसाइड रीजन होता है उसको हम विजाइना का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास चार पार्ट्स आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसको अब हम डायग्राम की मदद से देखेंगे ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें हमने देखा कि हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर ओवरीज के बारे में पढ़ा, तो ओवरीज को हम देखेंगे कि यहाँ पर पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होती हैं। तो ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको हमने नाम देना है ओवरी का। अब हमने इसका फंक्शन यहाँ पर पढ़ा था कि ओवरी का हमने फंक्शन ये देखा है कि यहाँ पर एग की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है यहाँ पर हम इस चीज को देखने लगे। अब ये जो ओवरी होती है इसके अंदर कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये बबल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इन बबल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फॉलिकल का। ये हमारे पास फॉलिकल आ गए। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इन फॉलिकल के अंदर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर इसके अंदर कुछ फॉर्मेशन होती है, एग की फॉर्मेशन होती है, या उसको आप दूसरा जो नाम दे सकते हैं वो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ओसाइट की फॉर्मेशन होती है। ओसाइट्स, या फिर इसको जो नाम दिया जाता है वो एग का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि फॉलिकल वो वाले हमारे पास रीजन है जिनके अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एग की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि एग की फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि जब यहाँ पर एग की फॉर्मेशन हो जाएगी, बाद में ये एग क्या करेंगे, इन फॉलिकल से रिलीज होकर वो आ जाते हैं इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं ओविडक्ट का। इसको ओविडक्ट या दूसरा जो नाम दिया जाता है वो फ्लैपियन ट्यूब का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फ्लैपियन ट्यूब या इसको ओविडक्ट का नाम दिया जाता है। यहां से ये फॉलिकल से रिलीज हुए, निकले हैं ओसाइट, और ये आ जाते हैं ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट के अंदर आ गए। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कह सकते हैं कि जहां से हम कह सकते हैं कि फॉलिकल से एग का रिलीज होकर ओविडक्ट के अंदर जाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन का।
आपकी बुक के अंदर ये टर्म भी लिखी होगी ओव्यूलेशन, तो इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास आ जाता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास हम देख रहे हैं कि फॉलिकल से एग निकलेगा और वो निकल कर किस में आ जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉलिकल से एग क्या हो रहा है या ओसाइट रिलीज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं ओव्यूलेशन का। तो ये हमारे पास ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज और याद रखनी है कि इसको तो हमने फॉलिकल का नाम दे दिया। अब वो वाला हमारे पास आप कह सकते हैं कि पार्ट जिसके अंदर से एग रिलीज हो जाता है, बाद में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है फॉलिकल का वो चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम का। इसका बाद में फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। पहले नंबर पर हम देख रहे थे कि फॉलिकल के अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही थी, जब इसमें से एग रिलीज हो जाएगा बाद में इसका स्ट्रक्चर और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका कलर येलोइश हो जाता है और इसको हम नाम देते हैं कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। इसका फंक्शन बाद में क्या हो जाएगा, इसने हार्मोन वगैरह को रिलीज वगैरह करना है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है। बस आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जहां से एग रिलीज हो गया उसको हमने कार्पस ल्यूटियम का नाम दे दिया। अब यहाँ पर ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया, एग किसके अंदर आ जाएगा, ओविडक्ट के अंदर आ जाएगा। ओविडक्ट आप कह सकते हैं कि ये वो वाला इलाका होता है, वो वाली ये ट्यूब होती है जहां पर एक एग जो है वो एक स्पर्म के साथ मिलता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस ट्यूब को हम ओविडक्ट का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर ओविडक्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एग है ये स्पर्म के साथ मिलेगा और बाद में ये जो एग है ये आ जाता है इस रीजन के अंदर, इस रीजन को हम नाम देते हैं यूट्रस का। क्लियर हो गया। ये यूट्रस वो वाला इलाका है जहां पर आकर आप कह सकते हैं कि एक बच्चे की फॉर्मेशन होती है, एक जो फीटस है उसकी फॉर्मेशन होती है, तो उस इलाके को हम नाम देते हैं यूट्रस का। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी है तो यहाँ पर आकर जो हमारे पास जो नया जाइगोट आया तो ये एक नए इंडिविजुअल के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो यहाँ से जो एग है वो रिलीज हो जाएगा, वो यहाँ से जाया हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक इसका ओविडक्ट तक इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दे दिया, ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर है सेंटर में इसको हमने यूट्रस का नाम दे दिया या इसको हम बॉडी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो इसकी ये जो लेयर है यूट्रस की, ये 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। वो 3 लेयर इसकी कौन कौन सी होती है, हम देखते हैं कि सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है वो आप कह सकते हैं कि पतली सी एक लेयर होती है, उसको हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को पेरी मेटीरियम। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक स्मूथ मसल की एक लेयर होती है, उसको हम नाम देते हैं मायो मेटीरियम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसका काम क्या होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी का प्रोसेस होता है, जब केस आता है, तो उस वक्त ये क्या करता है कि मायोमेटीरियम के जो मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं ताकि बच्चे को बाहर पुश किया जा सके। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन भी होता है मायोमेटीरियम का। और इसके सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो उसको हम नाम देते हैं एंडोमेटीरियम का। और ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक स्पंजी लेयर होती है एंडोमेटीरियम। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पर जाइगोट आया इसकी अब इसकी वाल के साथ फॉर्मेशन होनी होती है, ग्रोथ वगैरह होनी होती है, इस वजह से ये स्पंजी होती है, नरम लेयर होती है एंडोमेटीरियम। तो ये यहाँ तक हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है यूट्रस के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको गैप सा नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं सर्विक्स का। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने सर्विक्स के बारे में लिखा है। सर्विस वो एक, ये आप कह सकते हैं कि एक नैरो रीजन होता है। तो पहले तो ये एक नैरो रीजन होगा, बाद में ये क्या हो जाता है कि जब डिलीवरी का केस आ जाता है तो इसका जो साइज है उसमें भी क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सर्विक्स के बाद जो रीजन शुरू होता है उसको हम नाम देते हैं विजेना का। आउटर मोस्ट ये रीजन होता है वजाइना का। जो आप लंबाई की अगर बात करें तो ये 8 to 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। तो ये वो वाला रीजन है जहां से किसी बच्चे की जब फॉर्मेशन होती है तो उसको बॉडी से बाहर आप कह सकते हैं कि निकाला जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं वजाइना का। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा, ओविडक्ट के बारे में पढ़ा, यूट्रस के बारे में पढ़ा और वजाइना के बारे में पढ़ा। एक चीज मैं मजीद आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमने ओवरीज के अगर हम साइज की बात करें कि ओवरीज की जो लेंथ होती है वो 3 to
यहाँ पर आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने लिखी होगी कि ओवरीज की जो लेंथ होती है वो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और अगर हम इसकी वाइड की बात करें कितनी वाइड होती है, ये 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो हम देखते हैं कि ओविडक्ट है, इसकी जो लंबाई होती है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर होती है। ये थोड़ी सी आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये आपको बता दिया स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ओजेनेसिस के हवाले से, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक भी है ओजेनेसिस, तो इसको यहां पर हम देख लेते हैं। ओजेनेसिस, जैसे कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है, उसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरह हमारे पास जो एग बनने का प्रोसेस है, उसको हम नाम देते हैं ओजेनेसिस। आपने यहाँ पर तो ये चीज पढ़ ली कि ओवरीज के अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली एग की फॉर्मेशन हो कैसे रही है, कैसे एक सेल से एग की आगे फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ने लगे, इसको हम नाम देते हैं ओजेनेसिस का। तो ओजेनेसिस में हम देखते हैं कि ओवरीज के अंदर जो सबसे पहला जो मौजूद स्टेम सेल होता है, जो ओवरीज में पहले से मौजूद सेल होता है, उसको हम नाम देते हैं यहाँ पर ओगोनियम का। ओगोनियम या ओगोनिया का इसको नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल होता है, 2n सेल होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरी के अंदर जो स्टेम सेल मौजूद होता है, उसको हम ओगोनिया या ओगोनियम का नाम देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि ये जो ओगोनिया होता है, इसके अंदर माइटोसिस का जो अमल है वो परफॉर्म होगा। अब इसके अंदर जब माइटोसिस होगी, तो ये जो हमारे पास ओगोनिया ये चेंज हो जाता है प्राइमरी ओसाइट के अंदर। क्लियर हो गया। प्राइमरी ओसाइट भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। आपने ये चीज पढ़ी है कि माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो इस वजह से ये हमारे पास ये भी क्या होगा, 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड होगा, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ओसाइट का। अब आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ तक प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होने का प्रोसेस है, ये जो बनता है, ये प्रोसेस हम देखते हैं कि फीमेल के अंदर उनकी आप कह सकते हैं कि बचपन के अंदर ही, या आप कह सकते हैं कि जब बर्थ के बाद थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ तक इनका प्रोसेस चलता है कि ओगोनिया उनकी ओवरीज के अंदर फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर माइटोसिस होती है, और उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये पुबर्टी के बाद चलता है, उनके आप कह सकते हैं कि मैचुरेशन के बाद चलता है प्रोसेस। पहले जब तक उनकी अभी वो मेच्योर नहीं हुई होंगी, अभी उनके अंदर बलोगत नहीं आई, तो इनके अंदर यहाँ तक प्राइमरी ओसाइट बनने तक का प्रोसेस ही रहेगा, यहाँ तक ये स्टॉप हो जाएगा। बाद में इनके अंदर प्रोसेस क्या होता है कि इनके अंदर ये जो प्राइमरी ओसाइट है, जब ये बलोगत तक पहुंच जाती है, बालिग हो जाती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट बना है, इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस 1 का इसको हम नाम देंगे। जब इसके अंदर मियोसिस 1 होगी, तो इसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि ये जो सेल है ये 2 के अंदर तकसीम हो जाता है। एक हमारे पास छोटा सा सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी का, ये हो गया। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज बनेगी, दूसरा सेल बनेगा, वो एक बड़ा सेल बनेगा, उसको हमने नाम देना है सेकेंडरी ओसाइट का। ये हमारे पास हेप्लॉइड होगा। आपने ये चीज पढ़ी है कि हेप्लॉइड हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर मियोसिस हुई है और इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो रहेगी, ये हाफ रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हेप्लॉइड आ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसके अंदर मियोसिस 2 का प्रोसेस परफॉर्म होगा। आपने ये चीज याद रखनी है कि मियोसिस 2 का अमल इसके अंदर उस वक्त तक परफॉर्म नहीं होगा जिस वक्त तक ये स्पर्म सेल के साथ मिल ना जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो ना जाएगी, उस वक्त तक इसके अंदर मियोसिस 2 का जो अमल है वो परफॉर्म नहीं होगा। आपने दूसरे नंबर पर ये चीज याद रखनी है, जो पोलर बॉडी बनी है ये डाई हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बना है, इसके अंदर उस वक्त तक आप कह सकते हैं कि मियोसिस 2 का अमल परफॉर्म नहीं होगा जब तक ये स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज नहीं हो जाएगी। आपने ये चीज याद रखनी है कि जब तक ये, आपको पता है कि बाज केसेस के अंदर जब ये स्पर्म के साथ नहीं मिलेगी, तो स्पर्म के साथ ना मिलने की वजह से क्या होता है
कि आपने ये चीज पढ़ी है कि जो फोलिकल से जो हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी ओसाइट निकल जाएगा, उसमें ओव्यूलेशन हो जाएगी, उसमें एग रिलीज हो जाएगा और ये जो एग होगा ये जाया हो जाएगा। फीमेल के अंदर एक साइकिल भी चलता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नाम देते हैं, उसके ऊपर भी एक अलहदा से हम लेक्चर बनाएंगे। तो वो क्या होता है कि वो एक ऐसा पीरियड होता है, उसको हम पीरियड का नाम भी देते हैं, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल्स के अंदर जो है एक बीमारी होती है कि महीने के बाद उनकी बॉडी में से जो ब्लड है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, ब्लड खारिज होता है। तो वो जो एग बना है वो भी एग क्या हो जाएगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो सेकेंडरी ओसाइट बना है, यहाँ पर ये ओव्यूलेशन के नतीजे में वहां से निकलेगा। जब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो वो जो एग है वो बॉडी से उस ब्लड के साथ रिलीज हो जाएगा, ब्लीडिंग के साथ रिलीज हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर इस सेकेंडरी ओसाइट के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब ये स्पर्म के साथ मिल जाएगा, तो स्पर्म के साथ मिलने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर मियोसिस 2 का अमल परफॉर्म होगा। मियोसिस 2 का अमल परफॉर्म होगा। यहाँ पर ये स्पर्म के साथ मिल गया, आपने ये चीज याद रखनी है, इसके साथ स्पर्म मिलेगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब एक स्पर्म और एक सेल मिलते हैं तो हमारे पास जाइगोट बन जाता है और ये एक डिप्लॉइड सेल होगा। अब मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 के नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास दो सेल्स बनेंगे। एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और दूसरे नंबर पर हमारे पास एक सेल बनेगा जाइगोट या एक सेल की जो फॉर्मेशन हुई है, और ये भी हमारे पास क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। आपने ये चीज पढ़ी है, हैप्लॉइड है ये हमारे पास एग और ये स्पर्म भी हैप्लॉइड है, और जब ये मिलेंगे और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। इस तरह हमारे पास ये क्या बन गया है, एक मुकम्मल जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट कहाँ पर आ गया, ये यूट्रस के अंदर आ गया और इस यूट्रस के अंदर आकर फिर इसकी क्या होगी, कंप्लीट इसकी डेवलपमेंट होगी और ये कंप्लीट एक इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि बाद में 9 महीने के बाद इसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ओजेनेसिस का नाम देते हैं, जिसमें एग की फॉर्मेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर। थैंक यू।